हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज में, यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में। ये थियरी वाले पेजेस में मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मेट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिए होंगे उनमें से पहले आपको 30 के 30 नोट्स बनाने हैं, उसके बाद पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। आप पीएनएल और बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट पहले बना सकते हो, लेकिन सॉल्व आपको पहले नोट्स ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। अभी मैं आपको हर एक नोट के अंदर बताते जाता हूँ कि कौन से नोट में क्या क्या आता है। जैसे नोट नंबर 1 है शेयर कैपिटल, तो इसके अंदर क्या क्या आता है। शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज। हर एक नोट में ऐसे दो ही कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स का, एक अमाउंट का। अब शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद आता है इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अब अलग अलग से बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तीनों को कंबाइन करके लास्ट अमाउंट ही लिखने की, मतलब बेसिकली आपको लिखना पेड अप कैपिटल ही होता है, ठीक है। नाम लिख देने का इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप का, बट अमाउंट पेड अप की ही लिखने की। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। अब अगर कॉल्स एंड एरियाज दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में तो माइनस कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया होगा, ये नोट नंबर 1 में आता है। फिर कॉल्स एंड एरियाज डेबिट साइड पे दिया होगा, ये माइनस कर दो। और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट साइड पे दिया होगा, ये प्लस कर दो, ठीक है। नोट कॉल्स एंड एडवांस, कॉल्स एंड एडवांस अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो मेन हेड करंट लायबिलिटीज और सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। कॉल्स एंड एडवांस ये पहले वाले नोट नंबर में नहीं आता है। पहले वाले नोट नंबर में कॉल्स एंड एरियाज आता है, कॉल्स एंड एरियाज माइनस होता है, लेकिन कॉल्स एंड एडवांस पहले नोट में नहीं आता है। कॉल्स एंड एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। तो नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में फिर से वही बात है, एक पर्टिकुलर एक अमाउंट, अमाउंट में यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगाना, अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे रुपीज का सिंबल लगा देना। फिर क्या क्या आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर जो सारी ट्रांजेक्शन हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सारे नाम हर सम में नहीं लिखने हैं। हाँ, आपको नोट नंबर 2 बनाना है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर जो भी सारी ट्रांजेक्शन हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये सारे हर एक सम में नहीं लिखने हैं। जो रिजर्व्स के नाम ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हों वही नोट नंबर 2 में लिखने हैं। और अगर आपने कैपिटल रिजर्व बाद में लिखा और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले लिखा, यदि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने ऊपर लिखा और कैपिटल रिजर्व आपने नीचे लिखा, वो चलेगा। आप नाम ऊपर नीचे करोगे वो चलेगा, लेकिन आपका नोट नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस ही होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, रिजर्व्स फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। फिर पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है ट्रायल बैलेंस में, इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस करते हैं। जो पीएनएल अकाउंट हम बैलेंस करते हैं, टैली करते हैं, उसे लास्ट में जो टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, पीएटी, वो यहाँ पे ऐड करते हैं। ये कहाँ से फाइंड आउट हुआ, ये फाइंड आउट हुआ, फाउंड आउट फ्रॉम जो पीएनएल अकाउंट वर्टिकल फॉर्म में बनाया था हमने, वहां से ये फाइंड आउट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस पीएनएल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, करंट ईयर का प्रॉफिट पीएनएल में से फाइन होगा, वो यहाँ पे ऐड कर देना। लेस अप्रोप्रिएशंस टू प्रॉफिट, मतलब अगर आपने कोई रिजर्व में पैसे ट्रांसफर किए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व फॉर बोनस, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, तो जहां जहां पे आपने रिजर्व्स में पैसे डाले हैं और पीएनएल में से पैसे निकाल दें आपको, वो पीएनएल में से आपको करना है माइनस। तो ये पीएनएल में ये प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर ऐड करना है, और जो सारे चीजें आपने पीएनएल में से माइनस की हैं, ट्रांसफर किए हैं दूसरे रिजर्व्स में, वो सब आपको माइनस करना है। फिर यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट आएगी, ये ऐड वाली अमाउंट आएगी, ये सारी लेस वाली अमाउंट आएगी, राइट। फिर जो भी सब प्लस माइनस करके फाइनल आंसर आएगा वो आप लिखोगे आउटर कॉलम में। जो भी प्लस माइनस करने के बाद लास्ट आंसर आएगा वो आप यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखोगे, यहाँ पे। डन। ये नोट नंबर 2 हो गया।
फिर लिखा हुआ है नोट कि इवन इफ द बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L इज नेगेटिव, इट शुड बी शोन अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस। मतलब कभी कभी क्या होता है, ये जो P&L का ओपनिंग बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस हो तो आपको प्लस साइन लगानी है, डेबिट बैलेंस हो तो माइनस साइन लगानी है। माइनस मतलब हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। क्रेडिट बैलेंस हो तो प्लस साइन लगानी है, डेबिट बैलेंस हो तो माइनस साइन लगानी है। अच्छा, कभी कभी फाइनल आंसर भी नेगेटिव आता है, कभी कभी ये जो फाइनल आंसर है वो भी नेगेटिव आता है, तो आपको नेगेटिव साइन की जगह पे ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट मतलब नेगेटिव। फिर उसके बाद आपको लिखा हुआ है नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, बॉन्ड्स आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बॉन्ड्स आते हैं, डिवेंचर आते हैं। ये तब आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे दिया हुआ होता है। बॉन्ड्स, डिवेंचर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक ट्रांजेक्शन हर एक सम में आती है, नहीं। जो जो नाम आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हो वो लिखो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप याद तो सारे करने पड़ेंगे, लिखने के वही जो क्वेश्चन में दिए हैं। तो बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये तब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, पब्लिक डिपॉजिट, loans and advances from related parties, long term maturities of finance lease obligations. फिर नोट नंबर 4, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, सुनते जाओ। इसमें आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। मतलब जो ट्रायल बैलेंस की डेट है वहां से लेकर 12 महीने से ज्यादा पीरियड के बाद हमको क्रेडिटर्स को पे करना है। और उसी तरीके से बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी ऐसे जिसमें अभी पे करने में हमको 12 महीने से ज्यादा टाइम पड़ा है। 12 महीने से ज्यादा टाइम पड़ा है तो आप इसको बोलोगे लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। इसके बाद अदर लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन डिफर्ड पेमेंट बेसिस और हायर परचेज बेसिस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो 1 साल से ज्यादा टाइम के बाद पे करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो 1 साल के ज्यादा टाइम के बाद पे करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट मतलब मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब करंट मतलब लेस देन 1 ईयर। ये जिंदगी भर के लिए रूल याद कर लो। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट मतलब जिसका पीरियड अभी 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड है, मोर देन 1 ईयर का पीरियड अभी बाकी है, तो इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है। फिर एक आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब करंट और जिसका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है। तो शॉर्ट टर्म कोई भी एसेट हो तो भी, लायबिलिटी हो तो भी, सब में रूल यही रहता है। शॉर्ट टर्म मतलब करंट और जिसका पीरियड हो लेस देन 1 ईयर। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद कर लो। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करंट मतलब मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म मतलब करंट मतलब लेस देन 1 ईयर। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी मैंने बता दी सारी। इसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविडेंस, नोट नंबर 5। नंबर वही रहना चाहिए जो मैंने बोला, नंबर वही रहना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं करना है। टेक्स्ट बुक वाले बार बार ऊपर नीचे करते हैं, आप ऊपर नीचे नहीं करोगे। तो लॉन्ग टर्म प्रोविडेंस में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, ये सारे वो प्रोविजन है जो हम एम्प्लॉइज को पैसे पे करते हैं। प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी फंड, स्टाफ पेंशन फंड, लीव एंड कैशेबल ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन फॉर वारंटीज, डेप्रिसिएशन फॉर नॉन फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कौन सी ऐसी बोरोइंग्स है जो हमने 1 साल के लिए पैसे बोरो किए। तो लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक, लोन रिपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम अदर पार्टीज, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डिपॉजिट्स, कैश क्रेडिट। खाली कैश नहीं, कैश क्रेडिट। ये नोट नंबर 6 हो गया। नोट नंबर 7 आपको याद करना पड़ेगा सब कुछ, कौन से नोट में क्या आता है। मेरे को मालूम है बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, बट याद करना पड़ेगा। चैप्टर भी बहुत ज्यादा वेटेज वाला है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में दो ही चीजें आती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। नोट, व्हेन द पीरियड ऑफ पेमेंट फॉर when the period for the payment to creditors and bills payable is not given, then these are assumed to be payable within 12 months from the date of balance sheet। और जो 12 महीने के अंदर पे करना होता है वो करंट लायबिलिटी ही होता है, 12 महीने के अंदर पे करना है। तो ट्रेड पेबल सब हेड होता है, ट्रेड पेबल इसका मेन हेड होता है करंट लायबिलिटीज। इसके बाद नोट नंबर 8, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। कौन सी ऐसी लायबिलिटीज हैं जो करंट लायबिलिटीज हैं लेकिन अदर, पर्टिकुलर कोई कैटेगरी नहीं। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मतलब बहुत बड़ी एक लायबिलिटी थी
जो बहुत साल के लिए लोन हमने लिया था, लेकिन वो पे अभी करना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो करंट लायबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, करंट मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस ऑब्लिगेशन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम, इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं, और बहुत सारे ऑथर्स इसको अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। बहुत सारे ऑथर्स इसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, या हम लोग इसको प्री रिसीव्ड इनकम भी बोलते हैं। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, दोनों अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसका कोई दूसरा वीडियो लेक्चर बता दूंगा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। वो थियोरेटिकली फर्क होता है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, मैं समझाऊंगा, अभी नहीं। अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट एंड ड्यू फॉर रिफंड, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉल्स इन एडवांस। याद है कॉल्स इन एडवांस ऊपर मैंने बताया था कि अदर करंट लायबिलिटीज में आता है, तो ये आ गया कॉल्स इन एडवांस। इसके बाद नोट नंबर 9, शॉर्ट टर्म प्रोविडेंस। ये नोट नंबर 9, ये शॉर्ट टर्म प्रोविडेंस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो शॉर्ट टर्म है तो 12 महीने के अंदर ही पे करना पड़ेगा। अदर शॉर्ट टर्म प्रोविडेंस, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, provision for tax, proposed equity dividend, proposed preference dividend, provision for corporate dividend tax, provision for doubtful debt और discount on debtors। और इन सब की लगभग इन सब की एडजस्टमेंट आती है हर क्वेश्चन में। तो ये सारी चीजें मैं येलो बैकग्राउंड कर देता हूँ, ये सारी चीजें लगभग हर सब में आती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म प्रोविडेंस के अंदर जो बी टॉपिक है, अदर शॉर्ट टर्म प्रोविडेंस रूल्स, BDR and DRD मतलब bad debt reserve and discount reserve on debtors can also be shown as a deduction from debtors। मतलब आप एसेट साइड पे करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कर दो तो भी चले, और लायबिलिटी साइड पे प्लस कर दो तो भी चले, दोनों राइट है, लेकिन दोनों में से कोई एक काम करना। फिर ये एसेट साइड शुरू हो गया, नोट नंबर 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट हो गया। नोट नंबर 1 से लेकर 9 तक लायबिलिटी साइड के नोट्स होते हैं। 1 से लेकर 9 मैं लिख देता हूं यहाँ पे नोट नंबर। मैं यहाँ पे एक रफ फॉर्मेट बताता हूँ कि नोट नंबर कहाँ से कहाँ तक क्या होता है। नोट नंबर 1 से लेकर 9 तक ये लायबिलिटी साइड के नोट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है। नोट नंबर 10 से लेकर 20 तक ये एसेट साइड के नोट्स होते हैं। फिर नोट नंबर 21 से लेकर 22 तक ये इनकम्स होती है सारी, जो पीएनएल में क्रेडिट होती है। और नोट नंबर 23 से 29 ये सारे एक्सपेंसेस के नोट्स होते हैं, जो ट्रेडिंग और पीएनएल के एक्सपेंसेस होते हैं। और एक होता है नोट नंबर 30 जो लास्ट में आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो अभी मैंने सिर्फ आपको नोट नंबर 1 से लेकर 9 तक बताया, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि नोट नंबर 1 से लेकर 9 तक क्या क्या आता है, कौन से नोट में क्या आता है, ठीक है। बाकी 10 से लेकर 20 का फिर अलग वीडियो बनाऊंगा, 21, 22, 23, 29 इनके अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ लाइब्रेरी राइट के नोट्स बताए। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे से, याद करना जितना हो सके डिटेल में याद करना। एंट्रीज ऊपर नीचे होंगी चलेगा, लेकिन कौन से नोट में कौन सा नाम आता है वो याद करना पड़ेगा। तो ये नोट नंबर 1 से लेकर मैंने ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया। लिखना जरूरी है, मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ लिखना। ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2, ये नोट 3, नोट 4, नोट 5, ये नोट 6, नोट 7, नोट 8, यहां तक 8 है। ये नोट 9, ये नोट 9 है, ठीक है। यहां तक लिखना अच्छे से, ठीक है। यहां तक अच्छे से कंप्लीट करो, याद करो फॉर्मेट सारा।